नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से क्लास में आइए। हिंदी की क्लास की सीरीज़ आपकी शुरू हो गई है यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपका हिंदी लैंग्वेज का पहला जो चैप्टर होता है वर्ण विचार, उसको पढ़ा रही हूँ। कल हम लोगों ने वर्ण विचार की पहली कक्षा की थी, ठीक है, लेक्चर 1। आज हम लोग लेक्चर 2 पे बात करते हैं। तो कल हम लोगों ने आधे टॉपिक्स इसके अंतर्गत जितने हम लोगों ने कवर किए थे, और आज हम लोग उसके आगे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते आगे। हाँ, तो कल हम लोगों ने जहाँ बातचीत छोड़ी थी उसके आगे हम लोग देखते हैं। वर्ण विचार में हमको पढ़ना होता है एक अघोष और सघोष। अघोष क्या होते हैं आपके? अघोष वर्ण आपके कौन से व्यंजन होते हैं और सघोष आपके कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। बहुत लोगों को इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है और एग्जाम में बार बार एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि अघोष आपके कौन से हैं और सघोष आपके कौन से हैं, और दोनों में आप बहुत, एक अघोष सघोष की बात करी जाए तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बात करी जाए अल्प प्राण महाप्राण की तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। तो आज आप ये मान के चलिए कि पूरा कंफ्यूजन आप आज खत्म कर लीजिए, सारी चीजें एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए बातचीत करते हैं पहले अघोष और सघोष की। तो देखिए कि कंपन के आधार पे सबसे पहले तो ये क्या है, हिंदी वर्णमाला के हमारे भेद हैं, 2 भेद हैं, एक अघोष होता है, एक सघोष। और सघोष को ही हम कहीं कहीं क्या लिखा पाते हैं, इसको घोष भी लिखा होता है, ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आपको अघोष चाहे आपको घोष लिखा मिले या सघोष लिखा मिले, एक ही बात है, एक ही चीज है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम, पहला आपका देखिए कंपन के आधार पे सघोष व्यंजन हो गया, दूसरा आपका हो गया एक अघोष हो गया, दूसरा आपका सघोष व्यंजन हो गया। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों कौन कौन से होते हैं? देखिए जो हमारे अघोष व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 13 इनकी संख्या होती है। कोई भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगा इसमें। देखिए 1 2 आपने अभी पढ़ा था मेरे साथ क च त और प, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसकी हम लोगों ने कल बात की थी। क्या है, आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ये आपके 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। इन सब में 5 आपके वर्ण होते हैं ना, इतनी चीज तो आपको क्लियर है। तो ये आपके 25 हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 25 में से पहला जो आपका वर्ण है और दूसरा वर्ण है, यहाँ आपका क्या आएगा? ख, ऐसे इसमें च छ, ऐसे इस सब में ट ठ त थ, ठीक है, प फ, ये आपके सब आते जाएंगे, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जब सघोष व्यंजन की बात करी जाए तो आपको देखना है पहला दूसरा, फिर पहला फिर दूसरा, पहला दूसरा। ये भी आपका क्या है, देखिए पहला दूसरा, इसी से हम लोग ट्रिक बनाएंगे, देखिए, है ना। और ये तो आपके उस व्यंजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि हर पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यानी 1 और 2 नंबर पे जो आपके आ रहे हैं स्पर्श व्यंजन जो आपके हैं 25, इस आपकी टेबल में से, इस सारणी में से जो आपके पहले और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं वही व्यंजन आपके क्या है? अघोष व्यंजन है। क्या है? अघोष व्यंजन। पहले और दूसरे पे जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन आ रहे हैं कचट तब वाली आपकी सारणी में, वो आपके क्या है, ये आप अब से याद रखिए, वो आपके अघोष में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष में, ठीक है। अब तो आप इस चीज को नहीं भूलेंगे ना, ये अब आपको याद रहेगा, ये आपके अघोष में आते हैं। और आपके तीनों सा हैं, तालव्य सा की बात करिए, मूर्धन्य सा आपका हो गया और दंत सा हो गया, ठीक है। तो इनकी जब हम तीनों सा की आपकी बात करेंगे तो ये आपके किस में आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे, आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी जो आपके स्पर्श व्यंजन में जितने भी आपके पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी 1 2 से आप इसको याद रखिए, 1 2 पे जितने भी आ रहे हैं वो सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? आपके आएंगे अघोष व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई? बताइए। यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, अभी हम लोगं ने ये आपको किसकी बात की? अघोष की।
तो हम लोग 1 2 3 तो हम लोग सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है। तो आप अभी हम लोगों ने 1 2 किया, अब 3 4 5 करिए। क्या करिए? 3 4 5 करिए। 1 2 3 4 5 इतना तो 1 2 3 तो सबको आती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 2 जो आपका हो रहा है इसको आप रखिए सघोष में, अघोष में। 1 2 आपका जो है स्पर्श व्यंजन का प्रथम और द्वितीय जो अक्षर है, प्रथम अक्षर, प्रथम व्यंजन और द्वितीय व्यंजन जो है वो आपका आता है अघोष व्यंजन में, ठीक है। इसके बाद आपका 3 4 और 5 नंबर पे यानी तृतीय, चतुर्थ और पंचम नंबर पे जो आता है वो आपका आता है किसमें? सघोष में। देख लीजिए, हम लोग सघोष की बात करते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 ये आपको 5 याद करने हैं, जिसमें से आपको 1 2 दे देना है किसको? अघोष को। इसके बाद आपका जो 3 4 5 बचता है वो आपको किसको दे देना है? सघोष को। देख लीजिए, सघोष इनकी संख्या 31 होती है, 31 इनकी संख्या होती है, इनमें सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें और व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इसका आपकी नंबरिंग क्या है? 3, इसकी 4, इसकी 5, इसमें सब में आप देखिए यही होगा 3 4 5, इन सब में भी देख लीजिए यही सब होगा। एक्स्ट्रा जो इसमें है, जैसे उसमें हम हमारे सा जो थे, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, सब उसमें थे। इसमें देखिए आप आपके ये अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, ये यर ल व जो आपके होते हैं वो आपके सघोष में होते हैं। बाकी जो कचट तप आपका होता है, पचम 25 स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके, उसमें आपका तृतीय व्यंजन, चतुर्थ व्यंजन और जो पंचम व्यंजन है, पंचमाक्षर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये आपके यानी 3 4 और 5 नंबर वाले जो हैं किस में आ जाते हैं? आपके सघोष व्यंजन में। तो सघोष अघोष में आप कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सघोष अघोष में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना इजी है, देखिए कितना इजी है इसको डिवाइड करना। ये दोनों आपके चले गए किस में? अघोष में, अघोष में, ठीक है। और ये तीनों आपके किस में चले गए? सघोष में, या इसी को आप लिखिए घोष में, ठीक। ठीक, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। सघोष में हम लोग अघोष में किसको ले लिए हैं? 1 और 2 को, यानी ये जो स्पर्श व्यंजन हमारे थे उसमें एक और दूसरे नंबर पे जो हमारे आ रहे थे, क ख की बात करिए, च छ की बात करिए, ट ठ की बात करिए, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ये आएंगे आपके अघोष में, ठीक है। और जब हम सघोष व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें आपके आ जाएंगे तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे जो भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हुआ, आगे बढ़ें, बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? देखिए इसमें देखिए गा घ अंगा आ रहा है, जा झ इया आ रहा है, ट ठ डा ढ डा आ रहा है, और दा धा ना और बा भ मा आ रहा है। फिर आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं और हा आपका ये ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी सब में आपके तीसरे चौथे पांचवें, तीसरे चौथे पांचवें आ रहे हैं। और इससे पहले में आपके क्या आ रहे थे? पहले दूसरे, पहले दूसरे, पहले दूसरे, हर वर्ग के पहले दूसरे जो वर्ण थे आपके आ रहे हैं, और आपके ये 3 ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समस्या, यहाँ तक परेशानी कोई है तो बताइए, नहीं तो हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। आज अपना कंफ्यूजन यहाँ से भी दूर करिए। कैसे? वो देखिए, अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। अल्प प्राण से आप समझ ही रहे होंगे, अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा, कम, ठीक है। प्राण हम लोग प्राणवायु को भी कहते हैं, हवा को कहते हैं, ठीक है। और महाप्राण जिसमें ज्यादा हम लोग वायु का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्प प्राण जिसमें कम वायु का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम कोई शब्द, कोई वर्ण उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका अल्प प्राण महाप्राण होता है। और ये क्या है? आपके उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के 2 भाग हैं, 2 भागों में इनको बांटा गया है, पहला अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। इनकी परिभाषाओं पे हम लोग अब बात करते हैं। तो देखिए हमारा अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है जिनको बोलने में, उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और बोलते समय मुख से
कम वायु निकलती है। ये देखिए, जब हम अल्प प्राण जो हमारे जितने भी हमारे अल्प प्राण व्यंजन है उनका जब हम उच्चारण करते हैं, उनको जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है, हमारा कंठ है, वहां से जब वायु निकलती है तो बहुत ही कम वायु वहां से निकलती है मुख से, ठीक है। और इसको बोलने में क्या होता है, कम समय भी लगता है, कम समय लगता है और कम वायु निकलती है, ठीक है, कम वायु भी निकलती है, उसको हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, क हो गया, ग हो गया, अंग हो गया, च हो गया, ज हो गया, आपका त्र हो गया, ठीक है, ओके, ट ठ ड हो गया, त द न हो गया। इन सब में आप देखिए आपका पहला आ रहा है, तीसरा आ रहा है और पांचवा आ रहा है। ये देखिए क्या आ रहा है आपका, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी इसमें क्या आ रहा है, ऑड नंबर, विषम संख्या में ये लोग आ रहे हैं जब तक, तो ये क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण में आएंगे। किस में आएंगे, अल्प प्राण में, ठीक है। चलिए, तो ये समझिए आपकी जब हम क, च, ट, त और प की बात करते हैं तो इसमें जो पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पे आते हैं, यानी पहले, तीसरे और पांचवें नंबर वाले, वो सब आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण समझिए, इसके बाद आपका बच क्या रहा है, देखिए क्या बच रहा है आपका, इसके बाद आपका 2 बच रहा है, 3 के बाद का आपका 4 बच रहा है, आपके जो इवन नंबर है वो बच रहे हैं, यानी 2 और 4 बच रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप सम संख्याओं को यहाँ लिख दीजिए, इसको हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यानी इस सारणी में हमारी स्पर्श व्यंजनों की जो पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पे जो व्यंजन आते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण हो जाते हैं, और जो आपके दूसरे और चौथे नंबर पे आते हैं वो आपके महाप्राण हो जाते हैं। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई झिझक हो तो बताइए। अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपका इया होता है, इया, ठीक, हाँ। तो क्या है इन सब में, देखिए आप सब एक पहले, तीसरे और पांचवें नंबर के हैं, देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, सब में यही है, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये सब जो आपके होते हैं पहले, तीसरे और पांचवें नंबर वाले, ये सब आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण की परिभाषा हमने जानी, क्या होता है अल्प प्राण में, अल्प प्राण इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में मुख से कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है, इस्तेमाल हम कम वायु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनर्जी जो हमारी होती है बोलने में वो कम लगती है, ठीक है। और इसको बोलने में हमको समय भी कम लगता है, ठीक है। इसके अपोजिट जब हम अल्प महाप्राण की बात करते हैं तो उसमें इसका उल्टा हो जाता है, यानी उसमें जब हम प्राणवायु निकालते हैं, जो वायु हमारे मुख से निकलती है, जब हम कोई वर्ण उच्चारित करते हैं तो महाप्राण में क्या होता है कि ज्यादा वायु लगती है वहां पे, ठीक है, ज्यादा समय लगता है वहां पे, ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, महाप्राण में आ जाता है, ठीक है। और अल्प प्राण में उसका क्या होता है, कम होता है, ठीक, कम लगता है इसमें। तो देख लीजिए 1, 3, 5 वाला, 1, 2, 3 आपको दोनों में सीखनी थी, सघोष में, उसमें आपको 1, 2 अलग कर देना था और क्या करना था, फिर 3, 4, 5 अलग कर देना था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अल्प प्राण महाप्राण में 1, 3, 5 यानी इवन ऑड वाला इसमें खेल है, और 2, 4 यानी इसमें आपको जो 2 और दूसरे और चौथे नंबर पे आ रहे हैं आपके महाप्राण है। और आप स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 1 से ना, यानी 1, फिर 2 छोड़ दीजिए, 3, फिर 4 छोड़ दीजिए, 5, यानी पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पे जितने ये आ रहे हैं ये आपके अल्प प्राण हो जाएंगे, और इसके बाद जो दूसरे और चौथे पे आ रहे हैं वो आपके महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। आप कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए
महाप्राण की हम परिभाषा देख लेते हैं। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। क्या होता है? अधिक प्रयत्न, वही मैंने कहा जिसमें ज्यादा एफर्ट्स लगे, ठीक है। और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। क्या होता है? जब हम अल्प प्राण की हमने बात की थी तो उसमें क्या हुआ था, हमारे मुख से कम वायु निकलती है, ठीक है। हमको कम प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है। कम समय में हम उसको बोल लेते हैं जब हम किसकी बात करते हैं? अल्प प्राण की। लेकिन यहाँ बात की जा रही है किसकी? महाप्राण की। तो इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है कि बोलने में आपको अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं, ठीक है। और बोलते समय आपके मुख से अधिक वायु निकलती है। क्या होता है? अधिक वायु, उसमें कम वायु निकलती थी, ठीक है। दोनों एकदम अलग है। इसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। वो कौन कौन होते हैं देख लीजिए। ख हो गया, घ हो गया, छ हो गया, झ हो गया, ठ हो गया, ढ हो गया, थ, ध, फ, भ, ढ। ये आपका उच्छिप्त वाला है, ठीक। श, स, सा और ह हो गया। यानी देखिए, इसमें आपका ख कितने पे आता है? दूसरे नंबर पे। घ किस पे आता है? चौथे नंबर पे। इसमें भी देख लीजिए कितने पे आता है? दूसरे पे। ये किस में आता है? चौथे पे। ये किस में आता है? दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे पे, दूसरे पे, चौथे पे, ठीक है। और ये आपके अलग हैं। इसमें आप लोग देखिए, इसमें आप देखिए, ये आपका उच्छिप्त वाला है, ठीक है, ठीक है। उच्छिप्त और द्विगुण हम लोगों ने कल पढ़े थे ना। तो इसमें जो आपका ड बचता है ये आपका किस में आ जाता है? अल्प प्राण में आ जाता है। जब लेकिन हम किसकी बात करते हैं? ढ की, पढ़ाई। तो इसमें आपको एनर्जी ज्यादा लगती है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, ठीक है। समय ज्यादा लगता है आपको ये सब बोलने में। तो आपके ये किस में आ जाते हैं? महाप्राण व्यंजन में आ जाते हैं। और आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, तीनों सा होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ठीक है। और आपका जो ह है, तो आप देखेंगे कि इन चारों को बोलते समय भी क्या होता है? हमारे मुंह से अधिक वायु निकलती है, अधिक हमको संघर्ष करना होता है, ठीक है, इनको बोलने के लिए, ठीक है। तभी संघर्ष करने के बाद हमारे मुंह में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और हम इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आई। ये सब आपको देखने को मिले कि दूसरे और चौथे नंबर पे जो है, दूसरे और चौथे नंबर पे जो है वो हमारी क्या हो गए? महाप्राण हो गए, ठीक। और अल्प प्राण वाला आपका क्या कंसेप्ट था? 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, यानी पहले, तीसरे और पांचवे पे जो आ रहे थे वो सब आपके क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। और जो दूसरे और चौथे पे बचे वो आपके महाप्राण हो गए। बस आपको ये 4 कंसेप्ट सीखने के लिए, अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण सीखने के लिए आपको 5 तक की 1 2 3 याद करनी थी। 1 2 3 4 5। पहले में आपको क्या करना था? अघोष और सघोष की जब हम बात कर रहे थे तो आपको करना ये था कि 1 2 को एक तरफ कर दिया हमने, किसकी ओर कर दिया? अघोष की ओर। 3 4 और 5 बचा था, उसको हमने घोष या सघोष की ओर भेज दिया। फिर हम लोग आए अल्प प्राण और महाप्राण पे। इस पे हमने क्या किया कि जो हमारी विषम संख्याएं हैं, यानी 1 3 और 5, इनको हमने क्या किया? अल्प प्राण को दे दिया कि भाई तुम ले जाओ। इसके बाद हमारा बचा 2 और 4, जो हमारी सम संख्याएं बची, उसको हमने दे दिया महाप्राण को कि भाई तुम ले जाओ इसको। और हमको समझ आ गया ये क्या चीज थी। ये मैंने बताया था आपको कि जो हमारा क्या होते हैं? क, च, ट, त और प, ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, है ना, ये हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। इन सब में 5-5 आपके वर्ण होते हैं। जैसे ये आपका पहला हो गया, फिर आपका ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा, अंग आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके हर वर्ण में 5 होते हैं। तो इनको आप बस याद कर लीजिए और आपका अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, जितना भी आपका इसका कंसेप्ट है आपको सारा समझ आ जाएगा। इसी में आपकी 1 2 3 में सारा कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी का आपका दूसरा और चौथा जो है वो आपका महाप्राण होता है। इसी का आपका जो पहला, तीसरा और 5वां है वो आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। ये सारणी है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ये उच्चारण स्थान की है। कभी कभी प्रश्न यहां से भी बनता है कि बताइए
कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये बताइए। तो बहुत ये पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए थोड़ा। जैसे कंठ है तो कंठ से आप स्वर निकालते हैं, कौन सा, आ और अ, दीर्घ आ, ठीक है। क ख ग घ अंगा, ये आपका पूरा जो क वर्ग है पूरा आपका, इसको हम क्या कहते हैं, क वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग आपका कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से होता है, ठीक है। जो आपका पूरा यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझते जाइए। क वर्ग हमारा कंठ से उच्चारित होता है कभी कभी, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो हम लोगों को सीधे याद रखना है कि क वर्ग हमारा कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से। अगर कभी पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाए कि ग कहाँ से उच्चारित होता है, ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो जब आपको पता रहेगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क वर्ग में आपके जितने भी व्यंजन, जितने भी वर्ण आपके आ रहे हैं ये पांचों में से, तो किसी का भी पूछे तो उसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, आपका कंठ ही होगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? उसका भी उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ होगा। ओके, चलिए दूसरे की हम बात करते हैं, तालु। तो तालु से हम क्या बोलते हैं, अपना च वर्ग बोलते हैं। च वर्ग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, च वर्ग। तो हमारा जो च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण हम किससे करते हैं, तालु से करते हैं। इसमें ई और दीर्घ ई भी आती है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए आपके स्वरों की सारणी है, ये क्या है, आपके स्वर हैं सारे, ठीक है। और ये आपके स्थान बताए गए हैं, कहाँ कहाँ से हम किस किस वर्ण को बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सारे व्यंजन हैं, उनकी सारणी है। ये देखिए य, र, ल और व, ये चार आपके क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सबको पता है, ठीक है। और आपके ये श, स, सा और ह, यानी आपके तीनों स, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। ये चीज पता है, क्योंकि सीधे यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछ लिया आपसे कि बताइए वह आपका कौन सा व्यंजन है, ठीक है, उसमें आपके या वह को हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन में कई सारी चीजें रख दी जाएंगी कि अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, और भी कई ऑप्शन रहेंगे। तो आप इसको देखते ही पहचान जाइएगा कि आपका य, र, ल और व की बात करी जाए तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। एक चीज और समझ लीजिए कि आपका जो य होता है और वह होता है, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। और कभी कभी ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये भी एक दो बार प्रश्न देखने को मिला है कि य और वह को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। तो कोई भी जानकारी वर्ण माला से लेके आपकी छूटनी नहीं चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए जो हमारा ये र है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन होता है ये, ठीक। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन हम इसको कहते हैं र को। और ल को हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व। देखिए रा को क्या कहते हैं हम, प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित भी इसको कहते हैं, ठीक। ठीक। और जो हमारा ल होता है इसको हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिए। ये या आपका क्या है, अर्धस्वर है, इसको याद रखिए, अर्धस्वर, ठीक है। वह भी आपका क्या है, अर्धस्वर है, इसको याद रखिए, ठीक। तो ये चीजें भी आप याद रखिए, ओके। इसके बाद हम मूर्धा की बात करते हैं, ठीक है। मूर्धन्य
की बात करते हैं, देखिए आपका शा ये क्या है, तालव्य वाला, इसलिए आपकी तालु वाली श्रेणी में ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप एक ही श्रेणी, एक ही सारणी में आपको सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। मूर्धा की बात करते हैं तो देखिए आपका पूरा जो ट वर्ग है ये आपका मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में आपका र हो गया और आपका जो स हो गया मूर्धन्य श, ये सब आपके किससे होते हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं, यानी इसमें हम टा वर्ग लिख लेते हैं, ठीक है। दंत की बात करी जाए तो आपका जो त वर्ग होता है वो आपका दंत से उच्चारित होता है। जो आपका त वर्ग होता है किससे उच्चारित होता है, दंत से, ठीक है। त थ द ध न सबको आप बोल के देखिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि दांत की सहायता के बिना हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जब ट वर्ग की बात करते हैं तो देखेंगे मूर्धा का यूज किए बिना हम ट वर्ग को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिना तालु के इस्तेमाल किए हम च वर्ग नहीं बोल सकते हैं। आप बताइए, बिना कंठ का इस्तेमाल करिए, कंठ से आप आवाज मत निकालिए और आप ख बोल के बताइए हमको, घा बोल के बताइए, का बोल के बताइए, कुछ बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण स्थान ही कंठ होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ओष्ठ की बात करते हैं। तो ओष्ठ हमारा कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान है, वो है प वर्ग का, किसका, प वर्ग का, ठीक है। प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा ओठ है, यानी इनको बोलने के लिए हमको ओठ से बोलना पड़ता है, ओठ की सहायता से प, हम लोग ओठ जब दोनों ओठ बंद कर रहे हैं तब हम जाके प फ ब भ ये सब बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम होठ हमारे ना हो तो क्या हम प वर्ग का उच्चारण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया। देखिए एक तो ये हो गई आपकी याद करने की चीज, ठीक है, कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में आप लिख लीजिए। एक हो गई आपकी ये समझने की चीज, इसको आप एक बार जैसे मैं पढ़ा रही हूं ऐसे ही आप इसको बोल के देखिए। कंठ से आप क बोलते हैं, क एकदम आवाज कंठ से निकल के आती है, तो आप उसको समझ लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि क वर्ग आपका कंठ से कैसे आ रहा है, उसके आप प्रैक्टिकली इसको समझ लीजिए, है ना। ऐसे ही चा वर्ग की बात हो, चाहे टा वर्ग की, त वर्ग की, ओष्ठ की बात करी जाए, प वर्ग की, तो सब में आपका यही रूल लागू होता है। नासिका की बात करी जाए तो नासिका से क्या क्या आपका उच्चारित होता है। देखिए जितने भी आपके पंचमाक्षर हैं, यानी स्पर्श व्यंजन जो अभी हमने पढ़े हैं उसमें जो पंचम अक्षर हैं, ठीक है, तो वो सारे पंचमाक्षर आपके नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, नासिका होता है। देखिए आप अइया की बात करिए, इया की बात करिए, ड़ा न म सब, और अंगा जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, अंगा को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी बोल के देखिए, आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, आपको नासिका की मदद लेनी पड़ेगी, नाक की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं जो हमारे पंचमाक्षर हैं वो हमारी किसकी सहायता से बोले जाते हैं, नासिका की सहायता से। पंचमाक्षर की बात करें चाहे आप इस अनुस्वार की बात करें, ठीक है। कंठ तालु से आपके ये बोले जाते हैं ए आई, ठीक है, और ओ औ आपके कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, और दंतोष्ठ से आपका क्या बोला जाता है, वा। तो इतनी चीजें आपके क्लियर हुई, इतनी चीजें आपको समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी तक कल की क्लास में और आज की क्लास में वर्ण विचार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, कितना हमको समझ आया है, कितना हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट किया है और कितना उसको रिजेक्ट कर दिया है, कितना उसको ग्रहण किया है और कितना नहीं कर पाया। चलिए थोड़ा सा परीक्षण कर लिया जाए, देखा जाए कि कितनी चीजें आपको आई हैं। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, बताइए। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, कल के ही लेक्चर में मैंने बताया था आपको। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी ही कंसेप्ट है। हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार हैं, कल मैंने बताया था। पहला आपका कौन सा था, ह्रस्व स्वर, ठीक, यही ना था। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और आपका तीसरा था प्लुत स्वर, है ना।
और मैंने बताया था कि इसमें आपको क्या लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है। और जब आप बात करते हैं दीर्घ स्वर की तो आपको ह्रस्व स्वर से इसमें दुगना समय लगता है। और जब आप बात करते हैं प्लुत स्वर की तो आपको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा समय लगता है ना। तो ये 3 स्वरों की बात हम लोग हिंदी में करते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। तो हमारे स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। ये आपके स्वर हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो इसमें कौन सा आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, बताइए। अंग और आहा को हम क्या कहते हैं, किस नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, बताइए। ऑप्शन है नंबर ए ऑप्शन है स्वर, नंबर बी ऑप्शन है व्यंजन, नंबर सी ऑप्शन है आयोगवाह और नंबर डी ऑप्शन है संयुक्ताक्षर। तो बताइए। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है आयोगवाह। संयुक्ताक्षर आपके वो होते हैं जो 2 अक्षर 2 वर्ण मिलके जब वर्ण बनता है, 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है, जैसे आपका छत्रज्ञा वगैरह जो हो गए, श्र हो गए, तो ये सब आपके संयुक्ताक्षर हो गए, यानी ये तो अंग आहा में आएंगे नहीं, है ना। अब आपका स्वर, स्वर तो आपके इसमें आएंगे क्योंकि ये ना तो आपके व्यंजन में गिने जाते हैं। देखिए, ना तो ये स्वर होता है, ना तो आपका ये स्वर होता है, ना व्यंजन होता है। दोनों ने अपनी लिस्ट से इसको क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, ठीक। ना स्वर होता है ना व्यंजन, इसको कहते क्या है, तब इन दोनों को कहते हैं आयोगवाह। आयोगवाह, जिसमें इसके भी प्रकार होते हैं। जो आपका अंग होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और जो आपका आहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई, यानी स्वर ये हो नहीं सकता, व्यंजन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की लिस्ट में क्या है, ये आता ही नहीं है, दोनों की लिस्ट में आता ही नहीं है। दोनों ने अपने इसको देश निकाला, दे दिया बेचारा, बचा अकेला। तो फिर हिंदी वर्णमाला को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि अंग और आहा दोनों का प्रयोग हम लोग अपनी हिंदी को बोलने में, लिखने में, सब में करते हैं। यानी इसको हम वर्णमाला से बाहर तो कर नहीं सकते थे, भले स्वर परिवार ने इसको जगह नहीं दी, व्यंजन परिवार ने इसको जगह नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको वर्णमाला में जगह चाहिए थी। तो हम लोगों ने एक अलग परिवार का निर्माण किया, जिसमें केवल 2 लोगों का परिवार हमने बना दिया और कहा अंग और आहा, जिसमें आपके अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और आपके आहा को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। देखिए, अभी मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रही थी पहले ही जो क्वेश्चन था आपका उसमें, तो कोई चीटिंग मत करिएगा, जल्दी से बताइए क्या है। पहला आपका ऑप्शन है इसमें मूल स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। नंबर बी ऑप्शन है प्लुत स्वर, नंबर सी ऑप्शन है संयुक्त स्वर और नंबर डी ऑप्शन है आयोगवाह। तो क्या कहते हैं बताइए। चलिए, बिना समय गवाए इसका हम ऑप्शन लगा देते हैं, तो लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। चलिए, ऑप्शन नंबर बी प्लुत स्वर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, किसमें, प्लुत स्वर में, ठीक है। और दीर्घ स्वर में कितना लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी कि सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, प्लुत स्वर में, ठीक है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, चौथा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो बताइए कि स्वर कौन सा नहीं है इसमें से। आ को देखिए, आपका स्वर है भाई, है, और कौन सा है, ये आपका मूल स्वर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या ह्रस्व स्वर जिसको कहते हैं, उसमें आता है ये आपका। ऊ आपका स्वर है, बिल्कुल है। ए आपका स्वर है, बिल्कुल है। तो अब बचा आपका क्या, या आपका स्वर नहीं है, ये क्या है, आपका पंचमाक्षर है, जिसको हम नाक की सहायता से बोलते हैं, नासिका की मदद से बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा क्या है, स्वर नहीं है, ये क्या है, आपका व्यंजन है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें मैं पहले ही लगा दे रही हूं कि 3 भेद किए गए हैं। कैसे, थोड़ा जीभ की स्थिति देखिए, जीभ कैसे होती है, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि जीभ है, ठीक, ऐसे ही होती है, ओके। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, जीभ का अग्रभाग हो गया। क्या हो गया, अग्रभाग। इसको थोड़ा समझ लीजिए, अग्रभाग हो गया, ठीक है। ये आपका जीभ का क्या हो गया, मध्य भाग हो गया, ठीक। और ये आपका क्या हो जाता है, पश्च भाग हो जाता है, ठीक है, अग्रभाग। तो यही इसमें कहा गया है कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो यही सब हो जाते हैं, ठीक है। जीभ की स्थितियां ये 3 होती हैं और स्वरों के भेद आपके भी 3 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं। कल हमने आपको स्वर और व्यंजन दोनों की डेफिनेशंस, दोनों की परिभाषाएं बताई थी। तो बताइए, ये पूरी परिभाषा ही एक उठा के रख दी गई है और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। अब बताइए, अब आपकी परीक्षा है कि बताइए इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या है। नंबर ए स्वर, नंबर बी शब्द, नंबर सी व्यंजन और नंबर डी संयुक्ताक्षर। तो हमसे पूछा क्या गया है कि स्वरों की सहायता के बिना जिनका हम उच्चारण नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं। स्वर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। और शब्द तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनियों की बात करी जा रही है। संयुक्ताक्षर भी नहीं है और बचा क्या हमारा, व्यंजन। और व्यंजन की यही परिभाषा भी है, व्यंजन हम बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। कोई भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए, कोई भी व्यंजन लिखने के लिए हमको किसकी मदद चाहिए होती है, स्वरों की मदद करनी चाहिए होती है। जैसे आप क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए ट लिखते हैं, तो देखिए कि इसको हम, ये आपके व्यंजन रूप में कैसे होते हैं। ये आपका ऐसा है, ख की बात करें तो ये आपका कैसा है, इसमें आपका क्या होता है, जब तक इसमें स्वर नहीं लगता है तब तक इसमें हलंत लगा होता है, ठीक है। ये अपने कंप्लीट एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। जैसे ख प्लस अ, तब ये ख कंप्लीट होगा। अगर हम इसको व्यंजन के फॉर्म में लिखेंगे तो ख ऐसा लिखा जाएगा हलंत के साथ। जब इसमें आ स्वर लग जाता है, ह्रस्व आ की जब इसमें मात्रा लग जाती है तब जाके अपने ये फॉर्म में आता है, तब जाके ये ख बनता है। ऐसे ही ट प्लस अ होता है। ऐसे ही आप कोई भी आप व्यंजन उठा के देखिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपके व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, तो बताइए इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है आपका। श, छ, ल और ह, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। बताइए आपका इनमें स्पर्श व्यंजन कौन सा है, बताइए। देखिए ये आपका ल किस में आता है, आपका अंतस्थ व्यंजन में। श किस में आता है आपका, ऊष्म व्यंजन में। ह किस में आता है, ऊष्म व्यंजन में। बचा आपका छ, क्या बचा, छ, और यही आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। कहने के लिए तो ये भी स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा, लेकिन ये इसको हम दूसरी कैटेगरी में भी डिवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन छ आपका ऐसा बचा है जो केवल स्पर्श व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए अभी हमने लास्ट जो हमारी स्लाइड थी उसमें यही चीज पढ़ी थी, तो जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका अनुनासिक। क्वेश्चन आपने पढ़ा ना, जो अंतिम पंचमाक्षर है, जो 5वें अक्षर हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, यानी वो कहाँ से उच्चारित, किस स्थान से उच्चारित होते हैं, मुंह के किस स्थान से उनका हम उच्चारण करते हैं, ये आपके प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। पहला आपका जो ऑप्शन है अनुनासिक है, दूसरा आपका है कंठ, तीसरा है तालव्य और चौथा है मूर्धन्य। तो बताइए उच्चारण स्थान क्या है।
हम लोगों ने पढ़ा था कि नाक की सहायता से पंचमाक्षर बोले जाते हैं, नासिका की सहायता से, और उनको क्या कह देते हैं, अनुनासिक कह देते हैं। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन इसमें बताइए, बताइए क्या है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका श, सा और ह। ठीक है, दूसरा छ, त्र और ज्ञ, अंग, और ये आपका चांदबिंदी वाला अंग, आहा। अंतस्थ व्यंजन की बात करी गई है, अंतस्थ व्यंजन पूछे गए हैं, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। य, र, ल और व आपके क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। आगे देखिए कि आपके स, श, सा और सा, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह व्यंजन है। तो कौन से व्यंजन है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका है उच्छिप्त व्यंजन है, नंबर बी आपका है ऊष्म व्यंजन, नंबर सी स्पर्श व्यंजन और नंबर डी संयुक्त व्यंजन। तो जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सा व्यंजन है। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे और आप या बोलने के प्रयत्न करिए, जैसे आप इसको बोलते हैं इनमें से आप कोई भी एक व्यंजन बोलिए, तो आप देखेंगे कि जब आप इनको बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके मुंह में एक ऊष्मा क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए, हाँ, उच्छिप्त व्यंजन क्या है। उच्छिप्त व्यंजन जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाया था तो उसमें मैंने लिखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। तो देख लीजिए, ये तो आपके नहीं है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन में। ये यारा लवा आपके किस में आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। ये आपके किस में आ जाते हैं, छत्रज्ञा संयुक्ताक्षर में आ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं बच्चे आपके ड और ढ। ठीक है, तो ये आपके, ये दोनों आपके क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। और ये प्रश्न आपका परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद रखिए क्योंकि केवल 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इससे बार बार प्रश्न बनता है, सो इसको आप याद रखिए अच्छे से कि आपका ड और ढ दोनों में नीचे क्या होती है, बिंदी होती है। ठीक है, तो ये आपके उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कुछ भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम इनके होते हैं। चलिए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। हाँ बताइए, आपका ऑप्शन नंबर ए है आरजू में, ऑप्शन नंबर बी खसरा में, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई में और ऑप्शन नंबर डी जफर में। तो बताइए इसमें से उत्क्षिप्त ध्वनि जो है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है उसका प्रयोग किस शब्द में हुआ है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपकी उत्क्षिप्त ध्वनि यानी ड या ढ की का प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, क्योंकि पढ़ाई में आपका क्या प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त व्यंजन ढ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पढ़ाई। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, बताइए। ज्ञा, ऑप्शन देख लीजिए, ज, य, ज, य। इसमें देखिए, इसमें आपका हलंत नहीं लगा है, यानी ये पूरा आपका स्वर के साथ लिखा गया है और ये आपका स्वर रहित है, केवल व्यंजन जा लिखा गया है। और इसमें आपका ज और न्य लिखा है, ज और ध लिखा है। बताइए ज्ञा आपका किससे बना है। तो आप सभी जानते हैं कि इससे बना है, जा प्लस य से आपका ज्ञ बना है। ठीक है, तो बी इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी एनर्जी, अपनी पोटेंशियल देखते रहिए कि कितना आप कैच कर रहे हैं चीजें, है ना, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम करते हैं। छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये
व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो बताइए अर्ध स्वर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्ध स्वर कौन होते हैं, य और वह होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि छत्रज्ञ क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो दो व्यंजनों से मिल के ये बने होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, पेपर आप एनालाइज करिए, ठीक है। उसमें जब आप एनालाइज करेंगे उसको, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपके वर्ण विचार से जो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन जो आपके हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्वरों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोगवाह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुस्वार विसर्ग से, ठीक है। तो यही सब आपके वर्णमाला में होते हैं। आपके अल्प प्राण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाप्राण से, सघोष अघोष से, यही सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही सारे टॉपिक वर्णमाला में हमने कवर करने की कोशिश की है और कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश की है। तो देखिए हमारा अगला 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, तो सभी को पता है 33 है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन और वर्ण विचार का जो बेसिक इंट्रोडक्शन उसकी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बने रहिए मालवी एकेडमी के साथ, मालवी एकेडमी में आकांक्षा के साथ, और हिंदी को बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, नमस्कार।